हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कहते हैं अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, पहले नाकाम तो होने दो। मैं खुद लौट आऊंगा, पहले नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। पहले मेरा नाम तो होने दो। चलिए, आज हम इस क्लास में एक 10th क्लास के इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। वो चैप्टर है धातु और अधातु। जी, 10th क्लास केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को की ओर जब हम पढ़ेंगे तो थर्ड चैप्टर धातु और अधातु है। उस चैप्टर में हम जानते हैं कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, और उसे हम जब प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करने की विधियां क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे आज की क्लास में। लेकिन आज का जो पॉइंट है वो उसका इंट्रोडक्शन है कि धातु क्या है, धातु के गुण क्या होते हैं, धातु के रासायनिक गुण होते हैं तो वो क्या होते हैं, अधातु क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो आज के क्लास में हम इतना देखेंगे और साथ ही साथ धातु यानी कि जो भी तत्व है उन तत्वों के बारे में क्या क्या जानकारी दे दी गई है, उन सारी जानकारियों को लेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जो भी अभी तक ज्ञात तत्व हैं या पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। एक वैसे पदार्थ होते हैं जो प्योर होते हैं यानी कि शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, और एक वैसा होता है जो अशुद्ध होता है। शुद्ध को हम तत्व के नाम से जानते हैं और जो अशुद्ध होता है उसे हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यौगिक। लेकिन प्योर को तो तत्व बोलते हैं। तत्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो तत्व को हम वर्गीकृत करते हैं 3 भागों में। कितने भागों में? आपको पता होगा, आपने जब केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री में आप देखे होंगे आवर्त सारणी। और जब केमिस्ट्री में आवर्त सारणी को आप देखें तो आवर्त सारणी को आप जानने के बाद आपको पता चलेगा, आभास होगा कि केमिस्ट्री का जो आवर्त सारणी है, उस आवर्त सारणी में आपको जो तत्व दिए गए हैं उसकी संख्या भी 118 है। कितनी है? 118 है। तत्व जो है वो 118 है, 118 है। इन 118 तत्वों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में, उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार से, गुण के आधार पर। जैसे एक आपका है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। अब तत्व क्या होता है, धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम धातु को पहचानते हैं। तो धातु वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे तत्वों को हम धातु कहेंगे जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि विद्युत और उष्मा के सुचालक कहने का अर्थ क्या हुआ? जिससे करंट यानी कि विद्युत धारा और हीट यानी कि उष्मा अपने से आर पार हो जाए। जैसे मेरे हाथ में अभी एक मार्कर है, अगर हम इस मार्कर को देखें तो क्या इसके एक तरफ से करंट सप्लाई करने के बाद दूसरी तरफ करंट निकलेगा? आपका जवाब आएगा सर ऐसा नहीं हो सकता है। और जब ऐसा नहीं हो सकता है तो ये जब इससे करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो ये एक अधातु है। लेकिन अगर हम इसी के जगह पर लोहे का एक छड़ ले लें, तांबे का एक छड़ ले लें, एल्युमिनियम का एक तार ले लें, तो ये सब जो है, इन सब से आपको आभास होगा कि सर इससे एक तरफ से दूसरी तरफ करंट फ्लो होता है। आप लोग घर में जब खाना बनता है तो खाना बनाते समय आप जिस बर्तन का यूज करते हैं वो बर्तन जो है उसकी हम तली को गर्म करते हैं, लेकिन बर्तन के गर्म होने के कारण ऊपर का जो पार्ट है, ऊपर जो सब्जियां हैं, जो भोजन है, वो खाद्य पदार्थ भी क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। उसका भी रीजन ये है कि हम वहां पर जिस बर्तन का प्रयोग कर रहे हैं वो बर्तन जो है वो एक धातु से बना हुआ है और इसीलिए उसमें हीट जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। अक्सर कुछ बर्तन को हम उसी बर्तन के अंदर डाल के रख देते हैं तो क्या होता है कि बर्तन का एक छोर गर्म हो रहा था लेकिन धीरे धीरे उसका दूसरा छोर भी गर्म होते चला जाता है। तो हम वही आसान से भाषा में कहेंगे, क्या कहेंगे? तो वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत और उष्मा आसानी से आर पार हो जाएंगे उन्हें हम धातु कहेंगे, और जिनसे उष्मा और विद्युत आर पार नहीं हो पाते हैं उन्हें हम अधातु कहेंगे। अब जब हम अधातु की बात कर रहे हैं, धातु की बात कर रहे हैं, तो इसके अंत में जब हम जाएंगे तो अंत तक जाते जाते हम इसका एक डेफिनेशन और बताएंगे।
ये भौतिक गुण के आधार पर हुआ डेफिनेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी हम बताएंगे, फिर दोनों का मर्ज करके एक डेफिनेशन आपको देखे जाएंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सबसे पहले जब तत्व की बात की तो आपको पता है सर तत्व जो है वो 118 है। इसमें 3 भागों में बांटे हैं, एक है धातु, अधातु, अधातु और आपका होता है उपधातु। 3 भागों में डिवाइड किए हैं। धातु जो है उस धातु की संख्या अभी वर्तमान समय में 94 है। कितनी है? 118 में से 94 क्या है? तो धातु है। और उपधातु जो है ये 24 है। कितने हैं? 24। आप जब दोनों को ऐड ऑन कीजिए तो 94 प्लस 24, 94 प्लस 24 दोनों ऐड ऑन होकर के 118 हो जाते हैं। इसी में से 7 वैसे तत्व हैं। कितने? तो आप संख्या में याद रखेंगे कि 7 वैसे तत्व हैं जिसका गुण इस धातु से भी मिलता है और अधातु से भी मिलता है। और जिन तत्वों के गुण धातु और अधातु दोनों से मिलेंगे उन्हें हम उपधातु कहेंगे। क्या कहेंगे? उपधातु। 7 का नाम इसमें याद रखिएगा। उपधातु में सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, फिर आपका बोरॉन आएगा। इसी तरह से काफी तत्व हैं, 7 है, मेनली 7 ध्यान रखिए कि 7 तत्व जो है वो उपधातु है। उपधातुओं की संख्या 7 है। हम एक एक करके बात करते रहेंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल जाते हैं दोनों के भौतिक गुण को देखेंगे। जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी वो होते हैं, वैसे प्रॉपर्टी होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे या प्रतीत हो। उसी में पहला गुण आता है धातु का की तरफ भौतिक गुण में सुचालक का गुण। हम जब सुचालक गुण की बात कर रहे हैं तो जितने भी धातु होते हैं वो सबके सब सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी धातु हैं वे सारे सुचालक होते हैं, यानी कि इससे विद्युत और उष्मा एक छोर से देने पर दूसरे छोर में निकल जाएंगे। लेकिन याद रखेंगे सुचालक की बात आई तो विद्युत का सबसे अच्छा अगर कोई चालक है तो वो होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा अगर कोई चालक है तो क्या होता है? आप ध्यान में रखेंगे चांदी होता है। चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये अच्छे चालक में आते हैं। इसीलिए हम तार के रूप में, घरेलू वायर के रूप में जो यूज करते हैं वो तांबे का प्रयोग करते हैं। चांदी बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए उसका हम प्रयोग कम करते हैं। जिसमें प्रतिरोध जितना कम होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। लेकिन उसी तरह अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु चालक नहीं होता है, वो सुचालक नहीं होता है। जितने अधातु होंगे वो कुचालक होंगे। क्या होंगे? कुचालक होंगे। और जब हम कुचालक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि इससे करंट पार नहीं होंगे। आपको भी पता है मेरे संपर्क में ऑक्सीजन है ना, बगल से करंट भी आ रहा है, बगल वाले खुले वायर में करंट भी है। ऑक्सीजन जो है वो एक अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। अभी पहचान के लिए हम बता सकते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखिए, अगर एक ट्रिक है जो लगभग जगह पर काम करता है। हम बोल दे धातु क्या है, तो धातु जिसके नाम के अंत में मां लगा है। नाम के अंत में क्या है? जिसके नाम के अंत में मां है वो आपका क्या होगा? तो धातु होगा। और जिसके नाम के अंत में ना लगा रहे वो आपके क्या होते हैं? तो वो अधातु होते हैं। जैसे सोडियम, क्या बोले हम? सोडियम। सोडियम के लास्ट में क्या है? मां है, क्या होगा? धातु। हाइड्रोजन लास्ट में क्या है? ना है, तो क्या होंगे? अधातु। हम बोले ऑक्सीजन, लास्ट में ना आया, अंतिम शब्द ना है, इसका मतलब अधातु। फिर हम बोल दे नाइट्रोजन, क्या है? ना है। हम बोले फेरम, फेरम मतलब लोहा, फेरम, तो वो क्या है? वो आपका धातु है। हम बोले मैग्नीशियम, मां है, तो क्या होगा? धातु होगा। अल्युमिनियम, एल्यूमिनियम जब बोले तो वो आपका धातु होगा। मां आया। आसान भाषा में पहचानने के लिए भी बताए, ट्रिक है, ध्यान में रखेंगे। जिसके नाम के अंत में मां लगा रहे वो क्या होगा? धातु। और जिसके नाम के अंत में ना लगा रहेगा वो क्या होगा? अधातु। तो हम चलते हैं, हम बोले कि जो अधातु होते हैं वे अधातु विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन याद रखेंगे एक है आपका ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट ऐसे तो है अधातु, क्योंकि वो कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन फिर भी
वो अधातु होने के बाद भी ये विद्युत का सुचालक होता है, इससे करंट पार हो जाता है, इसीलिए हम इसको अपवाद की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी श्रेणी में? तो कहेंगे सर जितने भी अधातु होंगे वे सारे अधातु विद्युत के क्या होते हैं? तो आपका रिप्लाई आएगा कि सुचालक होते हैं। लेकिन वो जो होंगे इसमें एक अपवाद आता है, कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। जितने भी धातु हैं आपको पता होना चाहिए, लोहा देख लो, तांबा देख लो, एल्युमिनियम देख लो, जो भी धातु है वो करीब करीब सारे के सारे कठोर होते हैं। धातु क्या होते हैं? कठोर। लेकिन इसके कठोरता में भी सारे धातु तो कठोर हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, और इसके अपवाद के श्रेणी में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये तीनों अपवाद की श्रेणी में है। मतलब जितने धातु हैं सारे के सारे धातु तो होंगे कठोर, लेकिन ये अपवाद में आ गए, मतलब ये कठोर नहीं होते, मुलायम होते हैं। आपको याद रखना होगा, अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो मुलायम होता है और इतना मुलायम कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सा धातु जिसको चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम को, पोटेशियम को। लिथियम भी मुलायम धातु की श्रेणी में आता है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कि अधातु जो होता है वो कम कठोर होता है, धातुओं की अपेक्षा कम कठोर होते हैं अधातु, लेकिन इसमें भी कार्बन का एक अपरूप है, सबसे शुद्धतम रूप है, वो होता है हीरा। हीरा अपवाद की श्रेणी में आता है, इसीलिए हीरा अधातु होते हुए भी सबसे कठोर पदार्थ है। ध्यान में रखेंगे, सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए, सबसे कठोर पदार्थ, तो सबसे कठोर पदार्थ आप क्या बताएंगे? हीरा बताएंगे। क्या बताएंगे? हीरा बताएंगे। लेकिन अधातु में पूछा, पदार्थ में पूछा गया, तब धातु में जब जाएंगे तो धातु में कोई और आ जाएगा। हम जब बात कर रहे हैं चमक की, तो सोना देखिए, चांदी देखिए, तांबा देखिए, जितने भी धातु हैं सब में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। कोई भी धातु हो, लोहा का एक खास रंग है, चांदी का एक खास रंग है, तांबे का एक खास रंग है, एल्युमिनियम का कोई खास रंग है, जिंक का कोई खास रंग है, सबका कोई ना कोई स्पेशल कलर है, उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं अधातु की, तो अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता है, अधातु में चमक नहीं पाया जाता है। और जब अधातु की बात किए तो इसमें भी अपवाद आएंगे, इसमें चमक तो नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद में आपका आ जाएगा कौन? तो अपवाद में आता है आयोडीन। कौन आता है? आयोडीन। आयोडीन की जब बात करें तो आयोडीन ऐसे तो है अधातु, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर चमक पाया जाता है। हम नमक की बात नहीं कर रहे हैं, हम आयोडीन की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए नमक जो है वो सोडियम और क्लोरीन दो चीज का मिश्रण है, वो एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है, लेकिन उसके अंदर जब हम नमक का सेवन करते हैं तो क्या अंदर आयोडीन की मात्रा मौजूद होती है। अगर आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में कमी, तो बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि आयोडीन की कमी से फेंगा रोग होगा। कौन सा रोग? फेंगा रोग, वो बाद में जाएंगे। फिर कहता है कि जितने भी धातु होते हैं वो सारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में? जितने भी धातु हैं, जैसे लोहा देखिए, तांबा देखिए, सोना देखिए, चांदी देखिए, कैल्शियम देखिए, जो कोई भी धातु आपके नजरों में है वो सारे धातु ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन एक अपवाद इसका भी है। इसमें जब अपवाद की बात करें तो आप ध्यान में रखेंगे कि पारा आता है। पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं, जिसका संकेत आपको Hg होगा। क्या होगा? Hg, मरकरी, पारा। पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। आप याद रखेंगे कि जितने भी धातु हैं वो सारे पाए जाते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन पारा इकलौता ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इस तरफ भी आएंगे अधातु में, तो अधातु जो है वो पाया जाता है दो अवस्था में, ठोस में या तो गैस में, ठोस में या फिर गैस में, जैसे क्लोरीन, आर्गन, सोडियम, क्लोरीन, आर्गन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है वो गैस अवस्था में और कुछ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम बात की करें तो इसमें भी एक आता है, वो आपका है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन, अपवाद। इसमें भी आता है, वो है आपका ब्रोमीन। और जब हम ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, संकेत होता है Br, स्मॉल r, Br, इसका रोल नंबर परमाणु क्रमांक 35। ये जो है ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। अभी के लिए आप ध्यान में रखेंगे, सारे के सारे धातु ठोस होते हैं, लेकिन अपवाद में कौन आएगा? पारा आएगा, क्योंकि पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है।
सारे के सारे अधातु गैस होंगे या तो ठोस होंगे, लेकिन इसमें भी अपवाद में कौन आएगा, तो इसमें अपवाद में ब्रोमीन आएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन इससे 3 तरह से पूछता है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब धातु पूछा तो आप पारा बताएंगे, अगर आपसे पूछेगा कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आप ब्रोमीन बताएंगे। इसके और भी बहुत सारे गुण हैं, उसी में एक गुण और हम चर्चा कर रहे हैं, आघातवर्ध एवं तन्य। धातु को जब आप पीटिए, लोहा से आप कील के ऊपर पिटाई कीजिए, हथौड़े से आप कील को पीटिए, तो उसका जो ऊपरी परत है वो पिटा करके, पीटने के बाद वो फैल जाता है, या उसको हम खींच करके तार के रूप में बदल सकते हैं। तो जब हम पीटते हैं उसको, और पीटने के बाद ये धातु जो होंगे वो अगर चादर के रूप में फैल जाता है तो उसको हम आघातवर्ध्यता का गुण कहते हैं। लेकिन अगर वही धातु पीटने के बाद लंबे तार के रूप में बदल दे तो उसको हम तन्यता का गुण कहते हैं। ये केवल धातुओं में पाया जाता है। किसमें? धातुओं में। तन्यता और आघातवर्ध्यता का गुण सबसे ज्यादा आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो होता है वो सोना होता है। कौन होता है? सोना। सोना का संकेत Au होगा, सोना होता है। करीब करीब आप याद रखेंगे, अगर हम 1 ग्राम सोना लिए हैं तो इसको पीट पीट करके 0.004 mm पतला कर सकते हैं। 0.004 mm पतला कर सकते हैं। वही 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इतना इसके अंदर तन्यता और आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है। हम जब अधातु की बात कर रहे हैं तो अधातु के अंदर क्षणभंगुर का गुण पाया जाता है। आनी की कहने का अर्थ, क्षणभंगुर का अर्थ क्या होगा? तो क्षणभंगुर का अर्थ होता है कि आप उसको एक हथौड़ी पीट दीजिए और वो चुन्नी चुन्नी हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जैसे हम बात करें, अगर मान लीजिए हम मार्कर के जगह चौक का इस्तेमाल करते, वो चौक अगर हमारे हाथ से कभी छूट जाता है तो आप देखे होंगे कि वो चौक टूट जाता है। आपके हाथों में पेंसिल होगी, पेंसिल कभी ऊपर से नीचे गिर जाए तो उसके अंदर का जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट टूट जाता है। तो टूटने का रीजन है कि वो क्षणभंगुर अधातु है, और अधातु जो है वो क्षणभंगुर होते हैं। ये इसके भौतिक गुण थे। अगर आपसे पूछ ले अंतर तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु कठोर होते हैं, अपवाद में आपका सोडियम पोटेशियम लिथियम आएगा। अधातु जो है वो मुलायम होते हैं, कम कठोर होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद में आपका हीरा आएगा। जब आप उसमें जाएंगे तो कहेंगे सर सारे धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। हम बताएंगे कि अधातु जो होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, अपवाद में आयोडीन लिखेंगे। जब हम धातु में जाएंगे तो बताएंगे कि धातु जो है वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और अपवाद में 12 लिखेंगे। अधातु में जाएंगे, अब अधातु में बताएंगे कि जितने अधातु हैं वो गैस अवस्था में या तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसमें भी अपवाद में ब्रोमीन बताएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि जितने भी धातु हैं वो आघातवर्धी या तन्य होते हैं। सबसे ज्यादा आघातवर्ध्यता या तन्यता सोना का होता है, लेकिन हम जब इधर आएंगे कहेंगे कि जितने अधातु हैं वो सब के सब क्षणभंगुर होते हैं। उम्मीद करते हैं भौतिक गुण के आधार पर आपको अंतर समझ में आया होगा। जब हम रासायनिक गुण की बात कर रहे हो तो रासायनिक गुण इसका अलग होता है। रासायनिक गुण अलग होता है। रासायनिक गुण की जब हम बात करें तो रासायनिक गुण में धातु या अधातु का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फिलहाल अगले क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, उसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करना, उसके संयोजकता को बताना, संयोजी इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये सब अगले क्लास में हम सिखा देंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, अभी हम बाहरी कक्ष की जब बात करें तो जो धातु होते हैं, धातु के बाहरी कक्ष में सामान्यतः 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता होगा कोई भी तत्व जो है वो चाहता है कि हम अष्टक सिद्धांत को पूरा करें, और उस अष्टक सिद्धांत को पूरा करने के लिए वे जो तत्व हैं वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यानी कि अपने अंदर से निकाल देते हैं, या कभी कभी अपने अंदर उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, यानी कि किसी और तत्व से इलेक्ट्रॉन लिया और अपने अंदर वो अवशोषित कर लेगा। तो वो जो है त्याग करने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो अष्टक सिद्धांत के अलग अलग प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। तो इसको हम अगले टॉपिक में जब हम संयोजकता बताएंगे उसमें बताएंगे। तो हम बात किए धातु के रासायनिक गुण की, तो धातु के बारे में आप बताएंगे कि सर इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जब अधातु की बात करेंगे तो इसके बाहरी कक्ष में 5 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इसके बाहरी कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो धातु का एक गुण है
कि धातु के जब बाहरी कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमेशा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, तो कहेंगे सर ये धातु जो होते हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? त्याग करते हैं। और जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा, तो उसके ऊपर घन आवेश आ जाता है। क्या आएगा? घन आवेश। और इसके विपरीत जब अधातु में जाएंगे तो अधातु के बाहरी कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। और जब ग्रहण करेंगे तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ऋण आवेशित हो जाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, तो जब आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में हम अक्सर अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, तो कभी कभी अभिक्रिया जो है वो धातु अधातु से करता है, कभी धातु धातु से भी करता है। बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है। अभिक्रिया पिछले चैप्टर में हम लोग करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। 10th क्लास के एक प्लेलिस्ट होगा केमिस्ट्री का, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो जब हम अभिक्रिया की बात करेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करती है। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात आएगा तो धातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? धातु का ऑक्साइड। धातु जब ऑक्सीजन से विक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु का ऑक्साइड। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। कौन से प्रकृति? क्षारीय प्रकृति। लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड वो अम्लीय होते हैं। कौन से प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। अब हम अगर बात करें इसी के साथ कि सर ये जो आपका क्षारीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति है, कंफ्यूजन आपको ना हो तो आप ध्यान में रखेंगे कि आ से अम्लीय और आ से अधातु, आ से अम्लीय और आ से अधातु, यानी कि अधातु के जो प्रकृति होगी, ऑक्साइड की प्रकृति जो होगी वो अम्लीय होगी। लेकिन उसका विपरीत जब ये अम्लीय है तो दूसरा क्या होगा? क्षारीय होगा। अच्छा, आप एक चैप्टर और पढ़े हुए अम्ल, क्षार और लवण, उस चैप्टर में भी इस टॉपिक के बारे में पढ़े होंगे। चूंकि आपको पता है पहले से कि धातु के जो ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड वो कैसे है? क्षारीय। तो क्षार जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्षार और अम्ल आपस में मिल करके न्यूट्रल हो जाता है। उस चैप्टर में हम पढ़े थे धातु अम्ल क्षार में। तो उसी प्रकार जब वहां अम्ल क्षार में हम पढ़े कि लवण बनाता है, तो यहाँ भी हम पढ़ेंगे कि धातु के ऑक्साइड सर क्षारीय है और क्षार जब अम्ल से विक्रिया किया तो लवण का निर्माण करेगा और लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसी के विपरीत जब अधातु के ऑक्साइड को हम क्षार से विक्रिया करवा देंगे, अधातु के ऑक्साइड को क्षार से विक्रिया करवा देंगे तो ये भी किसका निर्माण करेगा? तो लवण का निर्माण करेगा। और बाहर क्या मुक्त होगा? तो बाहर मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों का गुण, भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, समझ में आया होगा। अगर आपसे धातु या अधातु का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप दोनों को मर्ज करके बोलिए। पहली बात कि वैसे पदार्थ, धातु का हम चल रहे हैं कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु में हम चलेंगे वैसे पदार्थ जो विद्युत और उष्मा के क्या हो, तो सुचालक होते हैं। तथा इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसे ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसी को हम धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो 3 पॉइंट को मिलाइए, यहां से पहला पॉइंट, यहां से पहला पॉइंट और थर्ड पॉइंट, इन तीनों को मिलाकर के आप एक पॉइंट बनाइए और वो डेफिनेशन हो गया। सेम उसी प्रकार जब अधातु में जाएंगे तो कहेंगे सर वैसे तत्व जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, साथ ही साथ इसके बाहरी कक्ष में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है बल्कि ग्रहण करता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम आधातु कहेंगे। एक ट्रिक बताए थे, धातु का पहचान क्या है कि धातु के अंत में मा लगल रहता है और आधातु के अंत में ना लगा रहेगा, ना लगा रहेगा। धातु की संख्या 94 है, अधातु की संख्या 24 है और जो आपका उपधातु है उसकी संख्या 7 है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।